अच्छा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 18 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट का जो है ऑर्गेनिक के पेपर का एनालिसिस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो बच्चों अगर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2H के साथ करेंगे तो आप जानते हो वेल नोन रिएक्शन है, डाइसोनियम सॉल्ट बनता है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखें तो डाइसोनियम सॉल्ट ए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है। और सेकंड बच्चों NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ इसकी रिएक्शन है, तो बच्चों कपलिंग रिएक्शन है, तो पैरा पोजीशन पे कपलिंग होगी क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का साइज बड़ा है। तो पैरा पोजीशन पे कपलिंग इसमें ऑर्थो पे, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, ये वाला ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। ये एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, reaction of Grignard reagent C2H5 with C8H8O followed by hydrolysis gives a compound A which react instant with Lucas reagent to gives a compound B। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ल्यूकास रिएजेंट के साथ एल्कोहल रिएक्शन करता है और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन करता है, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल Gr के साथ रिएक्शन करने पे 3 डिग्री अल्कोहल कौन बनाता है? कीटोन। तो देखिए बच्चों ये आपको जो फॉर्मूला दे रखा है इससे आप सबसे पहले DU निकालेंगे। तो DU निकाला तो बच्चों इस कंपाउंड का जो DU है वह है DU5 और Gr के साथ रिएक्शन कर रहा है। Gr के साथ रिएक्शन करने के बाद ऐसा कंपाउंड बना रहा है जो इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहा है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब देखो बेटा सुटेबल ऑप्शन ये बी, न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया, O- आया, H+ ये ल्यूकास रिएजेंट में ल्यूकास रिएजेंट वही HCl प्लस ZnCl2। आप जानते हो OH बैड लिविंग ग्रुप एसिडिक मीडियम में गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl अटैक करेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी। ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। रिएक्शन ऑफ 1 नेफ्थाइलामीन विल सल्फेनिक एसिड इन एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। बच्चों सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मूला, सल्फेनिलिक एसिड जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है इसका NH2 सल्फोनिक एसिड, ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है। इसकी रिएक्शन अगर हमने HNO2 से कराते हैं तो एज यूजुअल डायजोनियम बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों तो इससे रिएक्शन कराई हमने किससे? NO2- से। तो ये किसके लिए डिटेक्शन के लिए यूज होगा? NO2-। तो ये आपके पास ये वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने इससे कराई अल्फा नेफ्थेलामीन से। तो बच्चों डाइसोनियम जब भी बनता है, जब कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन से ये जो बनती है रेड जो डाई बनती है, इसमें एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये जो डाई होती है बच्चों कलर्ड होती है। अब ये वाला क्वेश्चन हम इसको कैटेगराइज करेंगे बच्चों टफ लेवल में। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है, जो NCERT वाली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाली बुक है, उससे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे NO2- है, तो ये डिटेक्शन के लिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया NO2- वाला। क्वेश्चन नंबर 5, ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर A ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव्स 2 रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड शुगर A इज। बच्चों इसके ऑप्शंस जो हैं इनको देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपको फ्रक्टोज दे रखा है। तो फ्रक्टोज आपको पता है फ्रक्टोज होता है मोनोसैकेराइड, गैलेक्टोज भी होता है मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज भी होता है मोनोसैकेराइड। तो बच्चों 3 ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिए, तो चौथा ऑप्शन डाइसैकेराइड ये। अब आपको पता है सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सुक्रोज। अब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज इज द ओनली डाइसैकेराइड अमंग द गिवन ऑप्शन एंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग आल्सो व्हिच गिव्स 2 रिड्यूसिंग शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कैटेगरी में जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ये बच्चों केमिस्ट्री नेवरल लाइफ चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है जेईई मेंस वाले इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें आपको मैच करना था सिंपल एंटा एसिड। बच्चों एंटा एसिड जो है वो सिमिटिडीन के साथ मैच हो जाएगा, मतलब ये वाला मैच इसके साथ हो जाएगा सिमिटिडीन। आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके साथ एलिटेन के साथ मैच हो जाएगा। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है वो होता है ये नोवेस्ट्रोल। और बचा क्या? ट्रांसक्यूलाइजर। तो सीधा ट्रांसक्यूलाइजर वेलियम के साथ जो है मैच हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल में है। अगर आपको कोई 2 भी याद होते बच्चों तो आपका जो है सुटेबल ऑप्शन आप उससे टिक कर सकते थे बच्चों। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखिए साइनेट दिया हुआ है, साइनेट का हमने हाइड्रोलाइसिस करा रखा है, ए बन रहा है, फिर हाइड्रोलाइसिस करा रखा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो ये आप जानते हो बच्चों, साइनेट का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो साइनेट के दो तरह के हाइड्रोलाइसिस होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल। तो नो डाउट उसने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोडक्ट दे रखा है और बीच वाले इंटरमीडिएट स्टेज उसने पूछा है बच्चों। तो इंटरमीडिएट स्टेज साइनेट का जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अमाइड बनता है, तो अमाइड बनता है, तो बच्चों ये वाला जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। अगेन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ये आप जानते हो एल्कोहली KOH क्या के लिए यूज करते हैं, E2 रिएक्शन में यूज करते हैं। मतलब E2 रिएक्शन मतलब बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए मैच करेंगे तो इससे मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये दे रखा है इसने PDBSO4, इसको देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। वैसे ये एक्चुअली में जो है वह रोजेनमुंड कैटलिस्ट है, लेकिन उसने जो है मैच में जो है बच्चों उसने लिंडलार कैटलिस्ट दिया था, तो हमें इसको इसके साथ मैच कराना होगा। हालांकि जो रोजेनमुंड और लिंडलार कैटलिस्ट होता है उन दोनों का फंक्शन जो है वो सेम ही होता है। तो इट इज रोजेनमुंड कैटलिस्ट, इट इज पॉइजनस कैटलिस्ट सिमिलर टू लिंडलार कैटलिस्ट। इसके बाद बच्चों BHC दे रखा है, ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सिस में तो हमें BHC मिलता है। और लास्ट वाला है पॉली एसिटिलीन, ये इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में यूज होता है बैटरीज में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये होगा सेकंड। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी दो मैच आते थे तो आप इसे मैच पूरा सही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। देखिए मैथेन लीड्स टू फॉर्म ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मोक, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैथेन गैस काफी रेस्पॉन्सिबल है और इसमें फोटोकेमिकल स्मोक में भी इसका। मैथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स ना, पैडी फील्ड्स मतलब जो भी अपने ये भी मार्श गैस जो होती है या जहां भी ऐसे अपन बोलते हैं दलदली स्थानों पर, वहां पे जो है मैथेन गैस वहां पे जनरेट होती है। मैथेन इज स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग देन CO2, बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि मैथेन का ही जब ऑक्सीडेशन होता है तभी CO2 बनती है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो CO2 बनेगी। मैथेन इज ए पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, नहीं ये वाला स्टेटमेंट बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग वाला पार्ट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग वाला पार्ट है। क्योंकि मैथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 बनता है। तो इसका मतलब इसमें ये A, B, C तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, और ये भी बहुत ही सिंपल जो है कैटेगरी में कैटेगराइज होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ये वाला, इसके बाद ये वाला, कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। बच्चों C3H6 का जो DU है वह 1 है, तो 1 DU से आप क्या क्या बना सकते हैं बच्चों, इससे बच्चों एल्डिहाइड बना सकते हैं हम, इससे हम कीटोन बना सकते हैं, इस 1 DU से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम एल्कोहल बना लें, और 1 DU से बच्चों हम अगर ईथर भी बना सकते हैं हम, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम अगर इसके स्ट्रक्चर बनाएं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे 4 मेंबर वाली ईथर बना सकते हैं, ऐसे 3 मेंबर वाला एल्कोहल बना सकते हैं, और साथ में बच्चों इसमें ऐसे बना सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल्स है। तो भाई पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम रहना चाहिए, तो ये पोजीशन आइसोमर्स तो शो नहीं करेगा बच्चों। ये बहुत पोजीशन एंड फंक्शनल, ये भी गलत हो गया। मेटामेरिज्म बच्चों, ये मेटामेरिज्म आइसोमेरिक ईथर जो होते हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं, लेकिन आप इसमें देखिए ये वाला कॉलम जो है ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है और फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है फंक्शनल आइसोमर्स के पेड़ से मैच हो रहा है, जैसे एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों इसकी एल्केलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन दे रखी है, और आपको पता है एल्केलाइन KMnO4 क्या करता है, ये जो पोजीशन है बेंजाइलिक पोजीशन, इस बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन या अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन COOH में हो जाता है। यहाँ पर बच्चों बेंजाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, CH3 वाला COOH में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल कैटेगरी में ये क्वेश्चन कैटेगराइज होगा। ठीक,
इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेंस का 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे और उसका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करेंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इस तरीके से था कि आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 1.02 एंगस्ट्रॉम एंड आयनिक रेडियस इन एंगस्ट्रॉम ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम +3 आयंस रेस्पेक्टिवली आर। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, देखो इस सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज्यादा होंगे, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतनी ही साइज उसकी कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, साइज डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से आयन की साइज डिक्रीज होगी इफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इनके साइज का ऑर्डर है बच्चों। और इस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है कि सोडियम से जो साइज है वो डिक्रीज करते हुए जो ऑप्शन है उसको सर्च करना है। ऐसा नहीं कि आपको ये रेडियस की वैल्यू याद रखनी थी या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट नहीं करना है, मेमोराइज भी नहीं करना है। सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है कि रेडियस जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों इस तरीके के दिए हुए हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में इनका जो साइज है वो कम बताया है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है। तो बच्चों इसका आंसर 2 है, क्योंकि इससे कम रेडियस आ रहा है मैग्नीशियम +2 का और उससे भी कम रेडियस आ रहा है एल्यूमिनियम +3 का। तो अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों था इसका पीसी पार्ट का, वो था मैच मैट्रिक्स टाइप का। और बच्चों ये पूरा एनसीईआरटी का जो इंफॉर्मेटिव सेक्शन होता है उस तरीके का क्वेश्चन है। आप अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखोगे एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में थ्योरी में, तो आपको ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो बच्चों हमको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 1 में बच्चों दिया हुआ है क्लोरोफिल। अब वहां पे दिए हुए कुछ मेटल्स और ये हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल है वो उधर है और हमें उसे मैच करना है। तो सबको पता होना चाहिए बच्चों कि क्लोरोफिल जो है उसके अंदर सेंट्रल मेटल कौन है, मैग्नीशियम। और विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामीन, इसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो होता है कोबाल्ट। और एंटी कैंसर ड्रग जो हमारे एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है वो है सिसप्लेटिन। और सिसप्लेटिन जो है इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम, तो हम इसको प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बताएंगे। और फिर ग्रब्स कैटालिस याद करना था, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 याद है तो बस आप ऑप्शन जो है बचा हुआ ऑप्शन मैच कर दें। ग्रब्स कैटलिस्ट इज ए सीरीज ऑफ कैटलिस्ट हैविंग रूथेनियम एज सेंट्रल मेटल। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग ए को 4 से, बी को 3 से और सी को 2 से मैच करें तो सेकंड ऑप्शन बनना चाहिए ए को 4 से, बी को 3 से और सी सेकंड ऑप्शन ए को 4 से, बी को 3 से, सी को 2 से और डी को 1 से। तो ये आंसर होगा बच्चों इसका। तो बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच लिस्ट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे हमको दिए हैं कुछ कंपाउंड्स और यहां दिए उनके प्रॉपर्टीज। तो अब ये भी इंफॉर्मेटिव है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो ये जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है बच्चों, ये इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिक्स्ड सॉल्ट है जिसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होते हैं। और जो ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो इसी इंग्रेडिएंट की वजह से होता है, ऑक्सीक्लोराइड आयन की वजह से। तो इसकी प्रॉपर्टी मैच होगी ब्लीच से। देन सबको पता होगा ये बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से मैच करेंगे। फिर उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन सीमेंट प्रिपरेशन। और ये बच्चों एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में 11th के बुक में एनसीईआरटी में एस ब्लॉक में यूजेस ऑफ एस ब्लॉक मेटल में लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सीमेंट के प्रिपरेशन में एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बच्चों थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक रहता है और इसलिए इसको एज ए एंटासिड यूज कर सकते हैं। तो इस मैचिंग के अकॉर्डिंग
आप आंसर देखें तो थर्ड आंसर हो जाएगा आपका ए को 3 से मैच हुआ करना है, बी को 4 से मैच करना है, सी को 2 से मैच करना है और डी को 1 से मैच करना है। तो ये आपका थर्ड आंसर इसका होगा। अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और उसमें जो आइसोमेरिज्म पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उस पे बेस्ड है। आप देख सकते हो बच्चों ये एक हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसका ट्रांस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर जो MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों जिसमें मेरिडियोनल एंड फेसियोनल आइसोमर्स होते हैं, तो उसका हमको स्ट्रक्चर जो है कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो बच्चों आप देखो ट्रांस में क्या होता है, जो सेम लिगेंड्स होते हैं वो अपोजिट 180 डिग्री पे होने चाहिए। तो ये तो होगा इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का निकल के। और जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है वो MA3B3 टाइप का होता है और जो मेरिडियोनल आइसोमर हम पढ़ते हैं वो किस तरीके का होता है, जैसे ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे आपका आएगा सेंट्रल मेटल और ये इसके 6 लिगेंड होंगे। तो फेसियोनल में तो क्या होता है सिमिलर लिगेंड या सेम लिगेंड सेम साइड होते हैं, पास होते हैं 90 डिग्री पे। तो अगर मैं यहाँ पे ए और ए तीनों सेम लिगेंड लगाता हूँ उससे पूरा फेस बन जाता है बच्चों एक। तो ये तो फेसियोनल आइसोमर की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन पूछा था हमसे मेरिडियोनल, तो मेरिडियोनल आइसोमर जो होता है उसमें कोई भी फेस सेम लिगेंड से बन के नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर ए है और यहाँ पे ए है तो फिर दूसरा ए एक 180 डिग्री पे सेम लिगेंड चला जाएगा, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है NO2 90 डिग्री पे, लेकिन थर्ड NO2 किस पे 180 डिग्री पे दिया है। तो ये मेरिडियोनल आइसोमर और इसका आंसर जो है बच्चों करेक्ट वो होगा 4। अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है ए सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड। बच्चों एंगुलर नोड का पता चलता है L की वैल्यू से और इसने कहा है नो एंगुलर नोड, इट मींस ये S ऑर्बिटल है, तो पक्की हो गई बात। और S ऑर्बिटल कौन सा वाला है उसके लिए हिंट दिया है 2 रेडियल नोड्स। रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों n - l - 1 n - l - 1 इज इक्वल टू गिवन है 2 और L की वैल्यू है 0, इसका मतलब n की वैल्यू होगी 3 और फिर ये हो जाएगा आपका 3s ऑर्बिटल, दैट इज सेकंड आंसर इसका बनेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों फिर से एक मैच लिस्ट टाइप का और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चा जो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हैं बार बार और याद रखते हैं उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन काफी बढ़िया रहते हैं, जो कि उनकी रैंक को और मार्क्स को एकदम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों रेगुलर बेसिस पे डेली एक कुछ ना कुछ पार्ट एनसीईआरटी से हमको जरूर पढ़ते रहना है। तो देखो मैच द लिस्ट में हमको इधर दिया है प्रोसेस फर्स्ट कॉलम में, दूसरे में उसके लिए कैटलिस्ट दिया हुआ है। तो कुछ कैटलिस्ट तो बड़े ही फेमस हैं, ज्यादातर बच्चों को पता होते हैं, कई बार डिस्कस होते हैं क्लास में बच्चों। जैसे डिकॉन्स प्रोसेस जो है उसमें CuCl2 कैटलिस्ट है। चलो ये कम भी अगर चांस है बच्चे को पता होने का, तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस तो काफी फेमस है, V2O5 इसमें हम कैटलिस्ट लेते हैं। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में ZSM होता है, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में यूज किया जाता है। और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल ये सबसे सिंपल है, क्योंकि ये जो है छोटी क्लासेस मतलब 9-10 से भी बच्चों को इसके बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाया जाता है और कैटलिस्ट यूज करते हैं उसमें पाउडर्ड निकल विद हाइड्रोजन गैस। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो मैचिंग हो रहा है बच्चों वो फर्स्ट आंसर बनेगा। आप देख सकते हो A को 2 से मिला है, इसमें B को 4 से मिला है, C को 1 से मिला है और D को थर्ड ऑप्शन से मिला है। अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। बच्चों ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन बन गया एनटीए में, एनटीए से के पेपर में। अब इसमें क्या गड़बड़ रही वो हम देखते हैं।
given below are two statements, one is labeled assertion and other is labeled as reason. तो first statement है बच्चों, during the boiling of water having temporary hardness magnesium bicarbonate is converted into magnesium carbonate. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। और ये क्यों गलत है? देखो एनसीईआरटी में स्पेशली इस बात को मेंशन किया हुआ है कि जब टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट होगा, बट जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्लेस पर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है और CO2 गैस लिबरेट हो जाता है। अब ये बात जो है सही तो यह है कि हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिलता है जब हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉईल करके रिमूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो इसका रीजन दिया है उसमें लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्या ये सही रीजन है? तो एक्चुअली तो बच्चों ये गलत रीजन है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू लेसर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट के केएसपी से या सॉल्युबिलिटी से, और इसी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो पाता है। तो रियलिटी में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी इसलिए इसका प्रेसिपिटेट बना होगा, बट यहां लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर, और ये दिया हुआ है एनटी ने आंसर 4, दैट इज आर इज ट्रू। तो ऐसा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट एज इट इज ही लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी को रेफरेंस लेते हुए इसका आंसर 4 दिया गया है कि भाई जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है उसको तो मार्क्स मिलने ही चाहिए, और इसका मतलब एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा वो वेटेज दिया जाता है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट उसमें लिखा है वो गलत है, लेकिन फिर भी इसका आंसर में इस स्टेटमेंट को करेक्ट लिया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज एज इट इज मेंशन्ड है। तो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी होती है कम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होके आता है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है इसलिए इसका आंसर जो है एज पर एनसीईआरटी 4 रहेगा। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा हुआ था नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट in the product obtained from a reaction of phosphorus trichloride PCl3 and phosphonic acid H3PO3। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें एक तो फॉस्फोनिक एसिड जो है नेम वो एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में जो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस का प्रिपरेशन का टेबल है वहां पे नेम भी दिया हुआ है फॉस्फोनिक एसिड, और ये जो एसिड है इसकी प्रिपरेशन की जो मेथड दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि इन दोनों की रिएक्शन से ये बनता है। तो एज इट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हुआ है जिसमें H3PO3 एंड PCl3 इनकी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और H4P2O5 बनता है बच्चों, और H4P2O5 में 2 OH ग्रुप्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसमें जो भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड होते हैं वो उसके वैलेंसी फैक्टर में काउंट नहीं होते हैं क्योंकि वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं एज H+, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं OH फंक्शनल ग्रुप में होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, और इसके पास 2 OH हैं इसलिए इसका जो वैलेंसी फैक्टर है बेसिसिटी है वो 2 है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 2 दिया हुआ है बच्चों। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें पूछा है इन ए बाइनरी कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म HCP स्ट्रक्चर। तो ए जो है बच्चों वो बना रहा है यहां पे HCP स्ट्रक्चर, एंड दोज ऑफ एलिमेंट M, जो M एलिमेंट है बच्चों ऑक्यूपाइज कौन से वॉइड में है ये 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड है 2/3 फ्रैक्शन में। फॉर्मूला ऑफ दिस बाइनरी कंपाउंड इज, तो बच्चों एक सिचुएशन हमको दिया हुआ है कि ए जो है वो HCP फॉर्म करता है और एलिमेंट M उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। तो बच्चों जो Z की वैल्यू होती है
नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो एचसीपी यूनिट सेल में होती है बच्चों 6 होती है जेड की वैल्यू। और टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग में हमेशा जेड की वैल्यू या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट से डबल होते हैं, तो वो होंगे आपके पास 12 और उनका 2/3 फ्रैक्शन जो है वो ऑक्यूपाइड है बाय द एलिमेंट एम। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 8:6 और 4:3। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का वो बन के आएगा बच्चों M4A3, ये फॉर्मूला इसका बन के आएगा। तो M4A3 आंसर में सर्च करें कहां दिया है, तो सेकंड ऑप्शन है, तो बच्चों इसलिए इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा है केमिकल दैट इज एडेड टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बच्चों एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है, काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हर क्लास में जब भी इसको पढ़ाया जाता है मेटलर्जी को, इस बात पे काफी एम्फासाइज मतलब काफी जोर दिया जाता है कि बच्चों ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है कि जब एल्यूमिनियम का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें जो एल्यूमिना है उसमें काफी कोवेलेंट नेचर होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और मोल्टन स्टेट में ही उसका रिडक्शन किया जाता है, पॉसिबल है। तो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए उसमें हम मिलाते हैं इम्प्योरिटी, और वो इम्प्योरिटी जो ली जाती है वो किसकी ली जाती है बच्चों, क्रायोलाइट की, और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). तो ये जो है इम्प्योरिटी ये एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करके अप्रोक्स 800 डिग्री सेल्सियस तक ला देता है, और उसकी वजह से जो इसकी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रोलिसिस की, वो कम हो जाती है क्योंकि कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट करना पॉसिबल हो रहा है, प्लस कंडक्टिविटी भी इससे इंप्रूव होती है। तो आंसर है बच्चों 1। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी यहां से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में आपको पता ही है इंटीजर क्वेश्चन होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, AX इज द कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर A and X आर सेकेंड रो एलिमेंट of periodic table. Based on the molecular orbital theory, the bond order of AX is 2.5. बच्चों ये जो है यहाँ पे लिखा होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, 2.5 ये बॉन्ड ऑर्डर है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX इज, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करना है। तो बच्चों ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, और उसमें से जो है NO, इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से तो 2.5 आता है, क्योंकि इसमें है टोटल 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बच्चों 15 आएगा। अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इंटीजर सेक्शन में ये, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74 सोडियम एसिटेट इज एडेड इन एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये एसिडिक बफर है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द बफर इज 1m देन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट इन द बफर इज। तो बच्चों आपको पता ही है ये जो इक्वेशन है बफर का pH निकालने के लिए डिराइव की जाती है, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन इसे बोलते हैं। इसमें ये जो पीके है ये वीक एसिड का है और हमारे पास जो बफर है वो एसिडिक बफर है। वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखना होता है हमें। इसने पूछा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट मींस कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है। तो हमने वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रख दिया 1 और पीके का वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है यहाँ पे देखो 4.74 और पीएच का वैल्यू दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करके हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली इसका आंसर 10m आ रहा है। तो बच्चों ये आयनिक का जिससे कि हमको काफी डर लगता है बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को, तो अगर हम उसकी बेसिक्स को भी अगर ध्यान रखें और सिंपल चीजें उसकी पढ़ें तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस जो कि इक्वेशन बेस्ड है वो हम कर सकते हैं। तो अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन कहता है बच्चों NO एंड Cl2 रिएक्ट करके NOCl फॉर्म कर रहे हैं और दिस रिएक्शन वाज स्टडीड एट दिस टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। तो बच्चों यहाँ पे ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और इसमें जब हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया इसका 0.1 m, Cl2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया 0.1 m, तो हमें इनिशियल रेट जो मिला वो 0.18 मोल पर लीटर पर सेकंड मिला होगा। तो अब इस तरीके से जो सेकंड एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ है, थर्ड एक्सपेरिमेंट का डेटा गिवन है और यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और R0 यहाँ बताया हुआ है हमें। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमको बताना है। तो बच्चों ये मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन है, जिसमें हम इनिशियल रेट के इक्वेशंस लिखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो हमको क्या करना है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसका डेटा रेट लॉ में फिट कर देना है। रेट लॉ आपको दिख रहा होगा, ये रेट इज इक्वल टू के NO की पावर अल्फा एंड Cl2 की पावर बीटा। तो यहाँ पे बच्चों अल्फा एंड बीटा जो है वो रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स है और हमें बताना है ओवरऑल ऑर्डर दैट विल बी अल्फा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO प्लस बीटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। कैसे डिटरमाइन करते हैं इनिशियल रेट मेथड है बच्चों, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट का डेटा है उसको रेट लॉ में फिट करेंगे, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट का डेटा यहाँ किया हुआ है, देखो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा जो है उसको कहाँ पे फिट किया हुआ है यहाँ देखते हैं। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा यहाँ लिखा हुआ है, हमने रेट लिख दिया, कंसंट्रेशन लिख दिया, उसकी पावर अल्फा एंड बीटा। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट का डेटा यहाँ लिख दिया और इन दोनों को रेट लॉ में लिख के डिवाइड किया। तो क्या हुआ, रेट कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया, NO का कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.1 है, दोनों में देख सकते हो आप 0.1, तो उसकी पावर अल्फा कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 1/2 की पावर बीटा और ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 है बच्चों। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 और यहाँ पे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली ये 1/2 और इधर आ रहा है 1/2 की पावर बीटा। कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि बीटा शुड बी और मस्ट बी 1। तो इससे हमें पता लग गया कि Cl2 के रेस्पेक्ट में इसका क्या ऑर्डर आ रहा है। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, फिर से इसको रिपीट किया, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट का डेटा है वो यहां फिट किया और थर्ड एक्सपेरिमेंट का डेटा यहां फिट किया रेट लॉ में और डिवाइड कर दिया। फिर से रेट कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें क्या गड़बड़ किया इसमें, हाँ यहां पे जो हमारे पास लिखा होना चाहिए वो होना चाहिए 0.2 और जो कि यहां पे नहीं लिखा हुआ है 0.2, तो मैं यहां करेक्शन कर देता हूं, ये हो जाएगा 0.2 आपके। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m की पावर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे ये आएगा रेशो 1/2 की पावर अल्फा और ये आ रहा है 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां लिखेंगे रेट का रेशो 1/4 है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 1/4 और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जो है वो 1/2 है और उसकी पावर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO दैट इज अल्फा है। तो 1/2 की पावर अल्फा अगर 1/4 होता है तो अल्फा मस्ट बी 2। तो इस तरीके से अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो अल्फा प्लस बीटा आएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों जो कि थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, 11th का पार्ट है। इसमें हमको एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें हाइड्रोजिनेशन दिया हुआ है इथेन का इथीन में, और उसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमको उसके लिए हेल्प के लिए बॉन्ड एनर्जीज का डेटा मिला हुआ है। तो अगर बॉन्ड एनर्जीज का डेटा हमको किसी गैसियस रिएक्शन के लिए मिला हुआ हो तो उससे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। मतलब हमें बेसिकली क्या करना होता है, रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ब्रेक करने का एंथैल्पी वो लिखना होता है। तो 6 मुझे CH बॉन्ड यहां ब्रेक करने हैं और फिर
एक सीसी बॉन्ड ब्रेक करना है, तो रिएक्टेंट को ब्रेक करके उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी लिख दी गई यहाँ पे, सीसी बॉन्ड का एनर्जी एंड 6CH बॉन्ड का एनर्जी, माइनस प्रोडक्ट्स जो है गैसियस प्रोडक्ट्स, उनके सभी बॉन्ड ब्रेक करके उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने का एनर्जी यहाँ लिखना होगा। तो 4 इसमें CH बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, तो हमने लिख दिया 4CH बॉन्ड का एनर्जी। एक C डबल बॉन्ड C ब्रेक होगा, तो C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी जो कि सब गिवन है हमें, और एक HH बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ब्रेक होगा, इसलिए एक HH बॉन्ड एनर्जी यहां लिख दिया। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को पूरा गैसियस एटम में तोड़ने का कंजम्पशन जो है एनर्जी का वो लिखा है, रिएक्टेंट को पूरा गैसियस एटम में तोड़ने का कंजम्पशन लिखा है और उसका डिफरेंस लिया है जो कि हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देता है। तो इसको सॉल्व कर दिया हमने, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 128 किलोजूल पर मोल आ जाती है, जो कि हमें इसकी वैल्यू लिखनी थी, तो आंसर दिया हुआ है 128। अब बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम, यहां पे हम निकालेंगे, ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल मस्ट बी डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस 7.8 ग्राम ऑफ एक्रोलीन इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन है 64। ये रिएक्शन है बच्चों, इसका परसेंटेज यील्ड गिवन है 64। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल है, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन करने का मतलब वाटर को रिमूव कर दिया जाएगा बाय हीटिंग, और ये बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन मिलता है इसको, मॉलिक्यूल को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलती है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो कॉमन नेम है वो है एक्रोलीन। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक की इंफॉर्मेशन भी आपसे चाहता है, बेसिक कॉमन नेम्स भी आपको पता होना चाहिए, प्लस आप उसमें मोल कंसेप्ट में जो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन वो भी जानते हो और मोल कंसेप्ट अप्लाई कर ही लेते हो, तब आप इस क्वेश्चन के मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। तो बच्चों 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का कितना ग्राम डिहाइड्रेट कर दिया जाए कि हमें उससे 7.8 ग्राम एक्रोलीन मिल जाए, तब जब इस रिएक्शन का एफिशिएंसी 64% गिवन है। तो क्या करना होगा बच्चों, हमें पहले इसे बैलेंस करेंगे। तो ऑब्वियसली कार्बन का पीओएसी लगा दें तो जितने मोल आपका 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल होगा उतने ही मोल एक्रोलीन यहां पे बन के आएगा। तो इसमें जो मोल ऑफ रिएक्टेंट है और जो मोल ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है उसकी वैल्यू होती है सेम, लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या है कि इस रिएक्शन का एफिशिएंसी 64% है। इट मींस जितने भी मोल रिएक्टेंट के आप कंज्यूम करवा रहे हो उतना प्रोडक्ट नहीं, उससे कम मिल रहा है 64%। तो 64% हम इसका लेके उसको इक्वेट करेंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि एक्चुअल है। एक्चुअली हमें जो मिलना चाहिए था उसका 64% मिल रहा है। अब इस इक्वेशन में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने ग्राम 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल यहां पे खर्च किया जाए ताकि एटलीस्ट आपको 7.8 ग्राम प्रोडक्ट मिल सके। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेंगे इसका अननोन मास W ग्राम और इसका मोलर मास गिवन है हमें 74, और उसका हम लेंगे 64% और फिर इसको इक्वेट करेंगे इसके मोल से। ये बना है हमारे पास 7.8 ग्राम और उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए मोलर मास, दैट इज 56। और इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे हाउ मच ग्राम, हाउ मच मास ऑफ रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड। तो जो W की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 7.8 इंटू 74 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56 एंड 64। अब इसको सॉल्व किया जाए तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 16.10 ग्राम मिल रही है। अब राउंड ऑफ करना है इसे, राउंड ऑफ द आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, इसलिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है बच्चों 16। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 क्वेश्चन, इसमें एक रिएक्शन हमको गिवन है और ये जो रिएक्शन है इसमें 0.1 मोल ऑफ बेंजाइल एमीन रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेंजाइन एमीन विद ब्रोमोमीथेन
gave 23 gram of benzyl trimethyl ammonium bromide. The number of mole of bromomethane consumed in this reaction are n into 10 to the power minus 1 where n is. तो बच्चों कहा गया है कि ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का 23 ग्राम बना है, तो एज पर इट्स मोलर मास ये 0.1 मोल बना है। और रिएक्शन को अच्छे से देख लो बच्चों, ये है बेंजाइलेमीन। बेंजाइलेमीन मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करके इसका मिथाइलेशन होता है SN2 रिएक्शन से। देखो बच्चों, जो आपने पढ़ा होगा हॉफमैन मिथाइलेशन, उस तरह की रिएक्शन है ये। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे SN2 रिएक्शन से सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, और ये सब्स्टिट्यूशन सक्सेसिवली आगे और ज्यादा फास्ट रेट से होके फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसमें बनता है। तो बच्चों, इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाने के लिए 3 मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड रिक्वायर्ड होगा पर मोल ऑफ बेंजाइलेमीन। उसने कहा कि 0.1 मोल अगर हम यहाँ पे रिएक्ट करवाएं 0.1 मोल ऑफ बेंजाइलेमीन, तो उसके लिए जितने भी मोल मिथाइल ब्रोमाइड की रिक्वायरमेंट होगी, तो मोल कंसेप्ट से ये जो रेशियो आ रहा है बच्चों, ये 1:3 का रेशियो, स्टोइचियोमेट्री। तो 1 मोल ऑफ बेंजाइलेमीन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ बेंजाइलेमीन रिक्वायर्स 0.3 मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों, ये 0.3 मोल मिथाइल ब्रोमाइड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसने पूछा है कि अगर जो मोल है वो n इंटू 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में लिखे जाएं, तो वो 3 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखेंगे, इसलिए जो n की वैल्यू आएगी वो 3 होगी, इसलिए इसका आंसर जो है इंटीजर वो बच्चों 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7th क्वेश्चन, जो कि कहता है हमसे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स K3CrOX3 ऑक्सिलेटो कॉम्प्लेक्स है बच्चों क्रोमियम का, जिसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो याद है आपको, ऑक्सिलेट जो है उसका चार्ज होता है -2, और उसके अकॉर्डिंग क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3, और क्रोमियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट 3d3, और 3d3 यहाँ पे जो है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग होगी, T2G और EG ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा इसका D सबशेल। तो जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी रीफिलिंग होगी, तो लोअर एनर्जी लेवल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके फिनिश हो जाएंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। और इस बात से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब 4th इलेक्ट्रॉन हो, और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो है हमारे पास जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू क्या आएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 3, तो इसने पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कस करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है बच्चों 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HA हैज फ्रीजिंग पॉइंट 3.885 डिग्री सेल्सियस। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज, यहां पे जो भी वैल्यू है हमें बताना है राउंड ऑफ करके। बच्चों, इस क्वेश्चन में एक तो गड़बड़ ये लग रही है कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हम ऑब्वियसली मानेंगे कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.85, इसका मतलब ये वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है, और कोई भी इंप्योरिटी मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो इसको होना चाहिए था माइनस, फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू दे रखी है वो होनी चाहिए थी -3.885 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मिस्टेक आई है इस क्वेश्चन में, तो ये होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो डेल्टा TF होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो होगा अपना 3.885 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहां लिखा होना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 3.885, तब भी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताना है बच्चों। तो ये वीक एसिड मोनोप्रोटिक है, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। 1 मोल में से जो भी डिसोसिएशन हुआ अप टू इक्विलिब्रियम होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो हमें मिलेंगे अल्फा एंड अल्फा 2 अल्फा आयंस। तो टोटल जो मोल्स हो जाएंगे इसके वो हो जाएंगे 1 प्लस अल्फा। तो अगर वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ रही है हमें, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं इनिशियली कितने मोल लिए थे
और इक्विलिब्रियम पे फाइनली कितने मोल हो गए। तो हमने इनिशियली मिलाया था 1 मोल और इक्विलिब्रियम पे हो गए 1 प्लस एल्फा, तो वॉन टॉप फैक्टर इसका हो जाएगा 1 प्लस एल्फा, और जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है वो हमें गिवन है 1.85। तो डेल्टा टीएफ की जो इक्वेशन होती है आई के एफ डॉट एम, उसे हम अप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू इसमें से निकालेंगे। तो आई की वैल्यू होगी 1 प्लस एल्फा, जो कि हम लिखेंगे डेल्टा टीएफ 3.885 लेंगे, और के एफ 1.85 मोलिलिटी की वैल्यू दी रखी है यहाँ पे, 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करके हमें 1 प्लस एल्फा मिला 1.05, तो 1 माइनस करके अल्फा की वैल्यू मिल गई 0.05, और इसको इस नोटेशन में लिखा 10⁻³ के टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा 50, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 50। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 9th क्वेश्चन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, और इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन में होता है एनोड, और आयरन का हो रहा है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या क्या काम करेगा अपने लिए, सेल अगर ये इसको कंसिडर करें तो ये बन जाएगा कैथोड। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इस रिएक्शन के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इन किलोजूल पर मोल। तो बच्चों यहाँ क्या है कि जो हमारा कैथोड है उसमें +3 आयरन +2 आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, और हमें जो डेटा गिवन है वो आयरन +2 से आयरन सॉलिड वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है, आयरन +3 से आयरन सॉलिड वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया हुआ है, और जो हमें रिक्वायर्ड था आयरन +3 से +2 वाला वो तो दिया ही नहीं हुआ है। तो पहला हमारी ड्यूटी होगी कि हम पहले उसे बना लें। तो उसका क्या है, डेल्टा जी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड करके 3rd इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव नहीं होता है। तो आप गिब्स फ्री एनर्जी उनका ऐड करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी आयरन +2 से आयरन सॉलिड वाले इलेक्ट्रोड को, उसको हम बोलेंगे डेल्टा G1, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया उसके अकॉर्डिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी डेल्टा G2, और जो इलेक्ट्रोड हमें बनाना है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी हम लेंगे डेल्टा G3। और हम देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो फिर हमारे पास Fe+3 से Fe+2 बन जाएगा, और इसका मतलब जो डेल्टा इक्वेशन टारगेट इक्वेशन होगी वो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 होगी। अब क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से 1 को, तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा टारगेट इक्वेशन का डेल्टा G3, और फिर इसमें हम लगाएंगे डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE0 वाला फॉर्मूला, और वो रखने के बाद ये माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस N2F E2 माइनस N1F E1, और इसमें माइनस साइन और F को कैंसिल कर दें तो E0 ऑफ द टारगेट इक्वेशन इससे निकल जाएगा फॉर्मूले से, N2 E2 माइनस N1 E1 अपॉन टारगेट इक्वेशन का N का वैल्यू, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन बैलेंस्ड रिएक्शन। अब बच्चों इसको सॉल्व करके हमें जो E सेल नॉट मिलता है, सॉरी जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है टारगेट इक्वेशन का, वो मिलता है 0.772 वोल्ट। अब बच्चों ये जो 0.772 वोल्ट पोटेंशियल है ये Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल है Fe+2 में स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है सेल इक्वेशन उसका डेल्टा जी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें इसका ई सेल नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए, और ई सेल नॉट जो है इस इक्वेशन का जो हमारा सेल रिएक्शन है उसका निकालेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा SRP ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस जो आएगा वो सेल का E0 निकल के आएगा। तो जो कैथोड है हमारा देख सकते हो +3 से +2 आयरन का है, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है, तो हमने यहां लिख दिया 0.722 772 होगा
ठीक है 772। अब फिर उसके बाद ये जो एनोड है उसका जो पोटेंशियल है वो हमको गिवन था, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.539, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.539। इसका डिफरेंस ले लिया बच्चों, इसका डिफरेंस आ गया 0.233 वोल्ट। तो ये जो सेल रिएक्शन है, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में आ रहा है 0.233। अब बच्चों डेल्टा जी का फॉर्मूला होगा यहाँ पे सेल रिएक्शन के लिए -NFE। इस रिएक्शन के लिए जो n का वैल्यू है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसमें, वो 2 है, n = 2, क्योंकि देखो आयरन +3 से आयरन +2 में 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और 2 आयरन +3 से 2 आयरन +2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो n का वैल्यू 2 है। तो इसका जो डेल्टा जी नॉट है वो लिखेंगे -NFE, डेल्टा जी नॉट = -2, और f का वैल्यू भी गिवन है 96500 कूलम्स, और जो ई सेल नॉट है वो आया 0.233। तो इसको सॉल्व करने से हमें जो वैल्यू मिलती है वो -44.649 किलो जूल वैल्यू मिलती है। राउंड ऑफ करके उसकी वैल्यू हो जाएगी 45 किलो जूल। तो मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो हमारा आंसर आना चाहिए 45, और आंसर 45 है, और एनटी ने इसका आंसर दिया 46। इसको अच्छे से कैलकुलेशन को चेक भी कर लिया गया है। फिर इसका जो आंसर है, एनटी ने फाइनल जो अपना रिजल्ट दिया है उसमें इसका आंसर 45 ही दिया हुआ है। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन बच्चों लास्ट है ये इंटीजर सेक्शन में। कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन, 3 ग्राम ऑफ इथेन गिव x into 10⁻22 molecules of water, the value of x is। तो बच्चों यहाँ पे एक तो Na की वैल्यू हमें गिवन है जो लेनी है 6.023 into 10⁻23, और एटॉमिक मासेस गिवन है। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन। तो बच्चों इथेन का फॉर्मूला सबको पता होता है C2H6। इसको कंबशन करेंगे तो हमें CO2 बनाना होगा, CO2 प्लस वाटर, और उसको बैलेंस कर देंगे। तो देखो 1 मोल इथेन के लिए हमें 2 मोल CO2 प्रोड्यूस करना होगा, और 3 मोल हाइड्रोजन बनेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन। और फिर यहाँ पे 4 and 3 7 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसलिए 7/2 O2 यहाँ पे लगेगा। अब बच्चों कहा जा रहा है हमसे 3 ग्राम इथेन का कंबशन करने से कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री कहता है कि 1 मोल इथेन के कंबशन से 3 मोल H2O प्रोड्यूस होंगे। तो जो 3 ग्राम इथेन है उसको मोल में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन, तो 3/30 इसका मोलर मास है, और 0.1 मोल निकल के आता है। तो 0.1 मोल के कंबशन से इसका ट्रिपल 0.3 मोल H2O प्रोड्यूस होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, और इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिल रहा है 18.066 into 10⁻22, और हमें 10⁻22 के टर्म्स में x की वैल्यू बतानी थी। तो हमारी x की वैल्यू आनी चाहिए 18.066, और राउंड ऑफ करके उसकी वैल्यू हो गई 18, इसलिए जो आंसर गिवन है वो है 18। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों डिस्कशन अपने पेपर का। थैंक यू वेरी मच।